हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हमने संविधान के क्वेश्चन लिए हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर अधिनियम या फिर 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1813 का चार्टर अधिनियम, जिसमें ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन इतना भी बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था किस अधिनियम के द्वारा? तो तभी आंसर आपको यही लगाना है, 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? वो कौन सा चार्टर था, कौन सा अधिनियम था जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। चार्टर एक्ट 1833 था। ठीक है, 1833 था। नेक्स्ट, हम क्रम से दोस्तों क्वेश्चनों को कवर करते हुए चलेंगे। 1909 का अधिनियम संबंधित था। 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक कण मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोला जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। वह कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। याद कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक। प्रश्न नंबर आपका 6 है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, वह कौन सा अधिनियम था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा ही एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। नेक्स्ट पर आते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। क्या अखिल भारतीय संघ है या फिर भारत संघ है या संयुक्त भारत है या भारतीय परिसंघ है? कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर बनेगा? तो ऑप्शन बी चुनने वाले विद्यार्थियों का बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत संघ। ठीक है, याद रखना है। संघीय प्रणाली भारत संघ, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 लाख। 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो उप सभापति आपसे पूछा गया है, अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ते हैं। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा। इस व्यवस्था के साथ की गई अंतरिम सरकार 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू को कार्यपालिका परिषद का क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष बनाया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए यहीं पर। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन? कौन नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? हम सभी इस बात को जानते हैं, प्रांतीय सभाओं द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है तो आंसर लगा देना आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए एग्जाम में तब आपको लगाना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इनको सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, जिसमें कह रहा है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो राइट आंसर लगाना आपको फ्रैंक एंथोनी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं तभी तो हम कहते हैं कि जीएस के क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ लिए गए हैं, परंतु मैं उसी पैटर्न पर अब क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़ जाइएगा और चैनल पर बने रहिएगा भाई। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष। इनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। आपसे प्रश्न पूछेगा प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष। ठीक है, तो तब आपको लगाना है फ्रैंक एंथोनी। यदि प्रश्न पूछ ले पहले अस्थायी उपाध्यक्ष तब आपको आंसर चुनना है एच.सी. मुखर्जी। दोनों ही फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, उचित लगे तो नोट भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना तो ये रखा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सके, तभी इस प्रकार की क्लास को हम कंटिन्यू रख सकेंगे। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? यदि कहता कि लागू किस तिथि को किया गया था तब आपको आंसर लगाना था 26 जनवरी 1950 को, परंतु इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था ये बात? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एग्जाम में पूछा भी गया एनटीपीसी के। ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन दोस्तों ऑस्टिन का था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प 15 महिला जो है सदस्य चुनी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवंत फूलते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। ये कथन किनका है? तो ये कथन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब इसको पारित किया गया था कि भारत को एक संविधान दिया जाना चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। यहाँ पर देखिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। प्रश्न बन सकता है कि जो है उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर आते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से हम कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ये कुछ समितियां हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक नज़र इन पर हम डाल लेते हैं। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति
नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति। तो मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ये पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे SC मुखर्जी, इसको याद कर लेना है। और साथ में संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके लिए श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये इसके अध्यक्ष थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचालन, कार्य संचालन संबंधी समिति KM मुंशी। ठीक है, दोनों को याद रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परंतु यहाँ पर बस इतना लगा हुआ है कार्य संचालन संबंधी समिति, तब आपको आंसर लगाना है KM मुंशी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 25 प्रश्नों के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में 30 प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर लिया है। आप इन क्वेश्चनों को जरूर कवर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं दोस्तों 1 से लेकर के 75 तक के अनुच्छेदों को इस क्लास में कवर करने वाला हूँ। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत दोस्तों संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आता है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में आता है। वहीं पर हम बात करें अनुच्छेद 2 की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 2 और 3 को लेकर के कन्फ्यूज रहता है, याद रखना है आपको। नए राज्यों का निर्माण कहेगा तो अनुच्छेद 3 आएगा, नए राज्यों का प्रवेश कहेगा तो अनुच्छेद 2 आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये फैक्ट है। आ जाते हैं हम दोस्तों अनुच्छेद 5 पर, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बात करें तो अनुच्छेद 5 आएगा। अनुच्छेद 14 में हम सभी भली भांति जानते हैं विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा 15 है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है दोस्तों। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 है। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये अनुच्छेद आपका 21 में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये आपका आएगा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत आता है। वहीं पर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 आप भली भांति जानते ही हो, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, अंतःकरण की और धर्म के आबंध के रूप से मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। अनुच्छेद 39 का है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 में इंपॉर्टेंट है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक नियोजन, लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 43 का है, सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC कोड का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 44। उत्तराखंड में ये लागू हो चुका है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 से कम वर्ष आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान देता है, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 48 का है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 48 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद पर आते हैं जो कि 50 अनुच्छेद है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50। ये रेल में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है ये। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य संबंधित है, भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जानते भी होंगे, परंतु यहाँ पर आपको याद रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 में है, क्योंकि नए नए अनुच्छेद निकाल करके एग्जामिनर पेपर में छापता है। अनुच्छेद 257 है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ये किसकी बात हो रही है, राष्ट्रपति की बात हो रही है। राष्ट्रपति पद की योग्यता किस में है, अनुच्छेद 58 में है।
योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 58 में है, और राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ये अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, ये भली बात ही आप जानते ही हो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 66 के तहत होता है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद के तहत जो है समाधान क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 है। अनुच्छेद 74 में है दोस्तों, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 75 का 1 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, अनुच्छेद 75 के 1 के तहत। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79, 80 और 81 संसद के गठन का प्रावधान है, और राज्यसभा की संरचना है और लोकसभा की संरचना है। इसको आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, सरल 79, 80 और 81, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते भी हैं। 83 का फर्स्ट है, ठीक है। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता अनुच्छेद 84 है। संसद के सत्र 17वां सत्र और विघटन अनुच्छेद 85 है। और ये अंतिम पॉइंट है इस टॉपिक का। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपको उपलब्ध करा सकूं। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर इतने अनुच्छेद कवर किए हैं जो कि बेस्ट अनुच्छेद थे, पेपर में पूछे जा सकते हैं। 100 का 1 जो है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष विपक्ष के मत बराबर होने की स्थिति में। यदि पक्ष विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं तब लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, अनुच्छेद 100 के 1 के तहत। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।